ये अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 35। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, वो जो 34 तक था वो केमिस्ट्री का था। AMU 11th साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2023-24 का ए सीरीज़ का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, और 34 तक तो केमिस्ट्री था, 34 क्वेश्चन तक। और उसके बाद ये अब हम लोग का बायोलॉजी सेक्शन शुरू हुआ है 35 से। तो 35 क्वेश्चन क्या दे रखा है बायोलॉजी का, मैं पढ़ता हूँ और फिर इसका आंसर बताता हूँ। विच चैम्बर्स ऑफ द हार्ट रिसीव द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। हार्ट का कौन सा चैम्बर ऑक्सीजन रिच ब्लड को रिसीव करता है, या हार्ट के किस चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लंग से वो आता है और हार्ट में जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है, ये चॉइस दे रखा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स। तो इसका आंसर है ए। ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम। ठीक, बेसिकली जो हार्ट है, हार्ट का एक अगर हम लोग डायग्राम बनाता हूँ, रफ डायग्राम बनाता हूँ, तो कैसा एक हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, ऐसे एक हमारा हार्ट का डायग्राम बनता है। और यहाँ से ये एक हमारा हार्ट का एक छोटा सा हम रफली डायग्राम बनाते हैं समझाने के लिए। तो ये जो पार्ट है, ये तो पार्ट जो है ये सेप्टम कहलाता है, ये सेप्टम कहलाता है। ये हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ से जो अपर पार्ट है इसका, इसको हम लोग ऐसे बताते हैं, ये राइट आर्टरियम कहलाता है। ये जैसे हम लोग ऐसे खड़े ना, ऐसे खड़े हैं तो ये राइट है हमारा, तो ऊपर वाला पार्ट को राइट आर्टरियम बोलते हैं। तो ये राइट आर्टरियम, ये ऊपर वाले पार्ट को, यहाँ पे वाल्व होता है जो ब्लड नीचे जाता है ऐसे। ठीक है ना, ये वेंट्रिकल कहलाता है। राइट में है तो इसको भी राइट वेंट्रिकल कहते हैं हम लोग, वेंट्रिकल कहते हैं ये। ठीक है, तो ब्लड जो है यहाँ पे इस वाले में राइट आर्टरी में आता है, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम इसमें दे लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें एंट्री करता है। किसमें? राइट एट्रियम में एंट्री करता है। फिर ये राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे एक पाथ बनाया गया, दिखाया गया है, ये ऐसे इसका यहाँ से ब्लड से एट्रियम से होते हुए, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? ये पल्मोनरी आर्टरी कहलाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड को ले जाता है। कहाँ पे ले जाता है? लंग्स में ले जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। वैसे आर्टरी जो होता है, आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड को लंग्स से पूरे बॉडी में ले जाता है। प्योर ब्लड को, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी में प्योर ब्लड को सप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पे आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी का मतलब ये है कि वो जो लंग्स में जा रहा है, तो ये डीऑक्सीजन, ये एक ऐसा आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो लंग्स में जाता प्यूरिफाई होने के लिए। ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी ऐसा आर्टरी जिसमें ऑक्सीजन, प्योर ब्लड नहीं होता, डीऑक्सीजन ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, ये लंग्स में जाता है प्योर होने के लिए। अब ये प्योर होने के लिए चला गया वो, अब वो लंग्स से प्योर होने के बाद, वो मैं लंग्स का एक दिखाऊंगा डायग्राम, लेकिन वो प्योर होने के बाद जब लौट के वो आएगा, तो वो प्योर ब्लड जो आ रहा है, अब यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, एक ये प्योर ब्लड आ रहा है, ऊपर से आ रहा है ये। ठीक है ना, ये प्योर ब्लड आया, और यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे प्योर ब्लड आ गया। ये चूंकि लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है ना, ये लेफ्ट में, तो इसको बोलता है लेफ्ट आर्टरियम। ये वाला सेक्शन को बोलेंगे ये, जिसमें रेड से दिखा रहा हूं मैं, रेड से, ये लेफ्ट आर्टेरियम, आर्टरियम। ठीक है ना,
लेफ्ट एट्रियम, ये सबसे पहला जो ना यहाँ से लंग से प्योर होकर ब्लड जो ना एट्रियम में आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट एट्रियम कहलाता है। यहाँ से जो ब्लड जो है फिर ये वाल्व होते हैं, ये वाल्व होते हैं, ये यहाँ से जो ब्लड है ये वेंट्रिकल में आ जाता है, इसको बोलते हैं, चूंकि लेफ्ट में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, लेफ्ट एंड वेंट्रिकल, ठीक है। फिर यहाँ से जो ब्लड है पूरे बॉडी में जाएगा, तो यहाँ से एक पार्ट है, एक हम यहाँ से ऐसे बना दे रहे हैं ऐसे समझने के लिए, तो यहाँ से जो ब्लड है यहाँ से निकलता है और पूरे बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी में जाता है। इस जो रेड वाले का नाम है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी वेन। ये एक ऐसा वेन होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये पल्मोनरी वेन में कहाँ दिखाऊं इसको, अभी मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, ये पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। ये ऐसा होता है जो यहाँ से ब्लड जो है ना वेंट्रिकल से होते हुए हार्ट से बाहर निकलेगा और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, पूरे बॉडी में जाता है ये। तो हार्ट में प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से लिखा विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग, तो लंग से जो आता है ये रेड वाला दिखाया था ना ये, तो ये लेफ्ट आर्टरियम में आता है। और इस तरह से लेफ्ट आर्टरियम के हिसाब से देखते हैं तो ये आंसर ए हो जाता है हमारा। तो ये हार्ट का एक मैंने अपने जितना हो सका उसके हिसाब से समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। यहाँ पे जो डीऑक्सीजन ब्लड आता है वो लेफ्ट आर्टरी में जाता है, वहाँ से वेंट्रिकल में जाता, वेंट्रिकल से होते हुए ये जो डीऑक्सीजन ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद लंग्स, जैसे हमारा लंग्स है जो सांस लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और हम लोग सांस लेते हैं तो एयर आता है, एयर के साथ ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर हमारे रेस्पिरेशन में बाहर आ जाता है, ऑक्सीजन जो है ना एब्जॉर्ब हो जाता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर वो दोबारा से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ वो हमारे हार्ट में आ जाता है, दोबारा लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है। फिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एक पाइप है जो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसके थ्रू प्योर ब्लड निकलता है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन। वैसे वेन में इम्प्योर ब्लड, पूरे बॉडी में जितने भी इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होते हैं या होते हैं उसको वेन कहते हैं। लेकिन ये पहला एक ये होगा, पल्मोनरी का मतलब लंग्स, लंग्स में जाने वाला वेन होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। ये पल्मोनरी वेन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ से निकलता है पल्मोनरी वेन। ये इसमें प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड कह सकते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ये है वैसे वेन मगर इसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और ये पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी तो कहलाता है प्योर के लिए, लेकिन ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में। कितनी बात सुनने कुछ कुछ समझ में आ रहा है, मेरा कुछ रफली समझाने की कोशिश किया है ये। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, 35 नंबर क्वेश्चन जो इस बार पूछा था। ऐसे पूछने कुछ पूछ सकता, मैंने इतने सारे फिगर बना दिया इसलिए कि आप कुछ भी, जैसे पल्मोनरी आर्टरी में कौन किस तरह का ब्लड होता है पूछ सकता, आने वाले दिन में कुछ भी पूछ सकता है। डीऑक्सीजन ब्लड कहाँ पे जाके कौन से चैम्बर में आता, सबसे पहले कहाँ से निकलता है, या फिर राइट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कौन से कौन से आर्टरी का, जो आर्टरी होता है वो जिससे हार्ट में लंग्स में जाता है उस आर्टरी का नाम क्या है। इस तरह से बहुत सारे दूसरे सवाल भी पूछ सकते हैं। या फिर ये लेफ्ट राइट को जो डिवाइड करता है इसका नाम क्या है, सेप्टम है। तो ऐसे बहुत सारे दूसरे सवाल बना सकते हैं, बन सकता है। तो ये जो एक पिक्चर है, एक फिगर है हार्ट का, वो पार्ट्स का नाम याद भी करना है। एक तो प्रोसेस तो हो ही रहा है, किधर से आ रहा है किधर जा रहा है कैसे कैसे होता है, लेकिन उस पार्ट का नाम जो एक्सेप्शनल नाम है, खासकर ये पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है। हम लोग आर्टरी में जानते हैं प्योर ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे ये इम्प्योर होता है। ये पल्मोनरी वेन है, वेन में समझते हैं डीऑक्सीजन ब्लड चलता है, लेकिन ये प्योर होता है। तो इस तरह से जो एक्सेप्शंस होते हैं आमतौर पे ये पूछते रहते हैं। ये 36 नंबर क्वेश्चन आ गया बायोलॉजी का। नंबर ऑफ निफ्रॉन्स इन ईच ह्यूमन किडनी इज, ह्यूमन किडनी में
हर एक ह्यूमन किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, ये बताना है। ये नेफ्रॉन कितने होते हैं एक किडनी के अंदर, ठीक है। ह्यूमन किडनी में जानते हैं, ह्यूमन किडनी किडनी तो जानते ही होंगे। ह्यूमन किडनी जो है दो होते हैं, और उसका जो हम लोग इस तरह से एक डायग्राम है इसका, कुछ में ऐसे बॉडी के पार्ट से ऐसे इसके डायग्राम है किडनी। ये किडनी बेसिकली हमारे जो बॉडी के जो वेस्ट होते हैं, लिक्विड वेस्ट जो जाते हैं, ये उसको किडनी में फिल्ट्रेशन होता है। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, ये किडनी कहलाता है। ये दो किडनी है, एक लेफ्ट किडनी होता है लेफ्ट का, एक राइट का। दो किडनी है, जैसे हम लोग का यहाँ पे होता है, लेफ्ट इधर है राइट इधर है। ये किडनी होता है, इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। ये जो किडनी होता है बहुत छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं जो फिल्टरेशन करते हैं और एसेंशियल कंपोनेंट को रीअब्सॉर्ब करते हैं, उसको कहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स ये लिखा हो ना, नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन्स से बने होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स या बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो फिल्टर का काम करते हैं। फिल्टर के काम में क्या करते हैं कि जो लिक्विड के साथ यानी वाटर के साथ जितना हमारे पानी के साथ कंपोनेंट चले जा रहे हैं जो रीअब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर। ब्लड मैंने बताया था ना कि ब्लड में डाइजेशन जब होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डाइजेस्टेड फॉर्म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है बिल्कुल, और वो हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ऐसे ही प्रोटीन जितने भी होते हैं वो अमाइनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। तो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, ये प्रोटीन का होता है। और इसी तरह से फैट का फैटी एसिड ग्लाइसरल होता है, ग्लाइसरल होते हैं। ये सब जो है ये पानी के साथ जो आ रहे होते हैं तो इनको रीअब्जॉर्ब करते हैं। इसके अंदर सॉल्ट भी बहुत सारे, बहुत अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स भी होते हैं, और कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है दोबारा से, तो उसको हम लोग रीअब्जॉर्ब करने का काम जो है ये नेफ्रॉन करता है। ये नेफ्रॉन जो किडनी के अंदर होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। बताते हैं लगभग लगभग यहाँ पे अभी जैसे कि इसमें पूछा है कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, तो इसका आंसर है 1 मिलियन, लगभग 1 बिलियन। उससे ज़्यादा एग्जैक्ट तो नहीं है मगर रफली 1 मिलियन के आसपास है, ठीक है। तो एक किडनी में 1 मिलियन है, अगर दोनों मिला देंगे तो 2 मिलियन हो जाएंगे। 2 मिलियन के थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, मगर 2 मिलियन निफ्रॉन्स होते हैं। यानी एक किडनी के अंदर 1 मिलियन निफ्रॉन्स होते हैं और फिल्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं। ये करते क्या है, जैसे हम लोग जितने भी चीज़ें खाते पीते हैं और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो पानी के साथ जो निकलते हैं, तो पानी के साथ बहुत सारी चीज़ें जा रहे होते हैं, जैसे ये ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सॉल्ट्स हैं, और भी दूसरे बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो जा रहे होते हैं। जब ये किडनी में पहुंचते हैं तो किडनी के अंदर निफ्रॉन एक एक यूनिट, अलग अलग यूनिट है, वो उसको फिल्टर करता है। एक निफ्रॉन का रफ अगर डायग्राम बनाते हैं हम लोग, तो एक मैं रफ डायग्राम निफ्रॉन का बनाता हूँ जो किडनी का है। यहाँ से हम लोग ये दिखाते पहले ये कि ये जो किडनी है यहाँ से ये होते हुए यहाँ पहुँचता है, ये कहलाता है हमारा यूरेटर। यूरेटर यहाँ से जब फिल्टर हो जाता है तो जो वेस्ट होता है वो यूरेटर के जरिया यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचता है ये, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर इसमें रुकता है, और ये हमारा जब एक सर्टेन लेवल तक वो लिक्विड इसमें जमा हो जाता है तो फिर यूरेथर के जरिए इसको रिलीज कर देते हैं। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के जरिए इसको रिलीज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे यूरिनरी ब्लड में स्टोर करते हैं। तो क्या है, किडनी से, किडनी में तो फिल्ट्रेशन होता है, अभी मैं बताऊंगा एक नेफ्रॉन का सिंपल डायग्राम। यहाँ से जो है जो वेस्ट निकलता है, अब ये हमारे बॉडी में जो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये हमारे बॉडी के लिए डेंजरस हो गया है लिक्विड, तो वो हमारे आके यूरिनरी ब्लड में आता है यूरेटर के जरिए। यूरिनरी ब्लडर में आता है, यहाँ स्टोर होता था, जमा होते जाता है। जब ये भरने लगता है और एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होने लगता है तो फिर यूरेथ्रा के जरिए ये रिलीज हो जाता है, ये बॉडी से बाहर चले जाता है। तो ये एक रफ डायग्राम है एक्सक्रेशन ऑफ लिक्विड का। अब मैं एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि नेफ्रॉन बेसिकली एक यूनिट, अगर एक सिंगल यूनिट बनाएंगे तो वो कैसा दिखने में आता होगा या कैसा दिखता है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया है समझाने के लिए।
तो मैंने कोशिश किया, जैसे मैंने बताया कि ये जो किडनी है इसके अंदर अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। एक नेफ्रॉन का जो जनरल स्ट्रक्चर दे रखा है कुछ इस तरह से है। ये एक बाउल की तरह है, ये एक बाउल की तरह स्ट्रक्चर है। इसका नाम रखा है बाउमान कैप्सूल। ये जो बाउल जो के स्ट्रक्चर है ना, इसका नाम है बाउमान कैप्सूल। ये हमने एरो से दिखा रही है, ठीक है ना, बाउमान कैप्सूल। इसके अंदर बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, इसको ग्लैमरुलस कहते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ग्लैमरुलस कहते हैं। इसके अंदर जो है ना जो प्योर ब्लड होता है, अपने ब्लड के साथ जो बहुत सारी चीज़ें आती है, ब्लड आता है ना, तो ब्लड के साथ बहुत सारी चीज़ें ब्लड के अंदर डिजॉल्व, बहुत सारे मटेरियल्स होती है, वो ये आते हैं ग्लैमरुलस के अंदर। तो ये ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी कहलाता है। आर्टरी है जिसमें से प्योर ब्लड आता है, और ब्लड के साथ बहुत सारे डिजॉल्व फूड मटेरियल जो है ना इसके अंदर आते हैं। और अब ये जो है ना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पूरा एक ट्यूब की तरह ऐसे 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 बहुत सारे, तो ये नाम रखा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ निफ्रॉन। ये निफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूब की तरह एक बहुत ही क्वाइल के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। इसमें एब्जॉर्ब होते रहता है, ये जो है ना रेड कलर का, ये रीअब्जॉर्ब करते रहता है। यानी ये जो पार्ट है कैपिलरीज के पार्ट है, और ये इसमें से जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ये एक नीचे लूप की तरह ऐसे आता है ऐसे जाता है, तो इसका नाम रखा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ये डिसेंडिंग पार्ट है, ये असेंडिंग पार्ट है। यानी इसका मतलब ये नीचे जा रहा है ऐसे, इसके अंदर ऐसे जाता ना इस तरह से, तो ये सोल्यूशन इसके लेके इम्प्योर मटेरियल इसके अंदर मूव करता है, तो ये डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग पार्ट है, ये असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग। ठीक, इसके अंदर से फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके, ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है, इसके अंदर जो है ना वेस्ट जो है ना कलेक्ट होता रहता है। और फिर ये सारे निफ्रॉन जो सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, उन सारे के जो कलेक्टिंग डक्ट है वो सारे वेस्ट को कलेक्ट करके फिर हमने बताया कि ये यूरेटर के जरिया वापस इसको यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लडर में वेस्ट को, लिक्विड वेस्ट में यूरिन को बाहर निकालता है। ठीक है, और जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट है जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड है, या सॉल्ट्स है, या दूसरे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, वो जो है वो उसके अंदर अब्जॉर्ब जाता है। ये हम लोगों ने सुना है बहुत लोग डायबिटिक होते हैं। डायबिटिक का मतलब क्या हो गया, उनके यूरिन में, उनके पेशाब में जो ना ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होता प्रॉपर, कुछ रह जाता है, तो उनके यूरिन में शुगर रहता है, पेशाब में जो है ना ग्लूकोज आते रहता है, यूरिन उनका स्मेल अलग हो जाता है। ठीक है, तो डायबिटिक पर्सन का जो है पूरी कंप्लीटली ग्लूकोज जो है ना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, यहाँ पे निफ्रॉन में कुछ ना कुछ रह जाता है, और उसकी वजह से वो यूरिन में ग्लूकोज वेस्ट निकलता है। उसके बहुत सारे इफेक्ट है, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन क्या होता है कि एक हमने निफ्रॉन का एक इस तरह का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इस तरह का यूनिट्स होते हैं, और एक किडनी में 1 मिलियन 100,000 होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन होते हैं एक किडनी में, दो किडनी में लगभग 2 मिलियन, 2 मिलियन एग्जैक्टली नहीं है, ज़्यादा कम भी होते रहते हैं। तो इस तरह से ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 36, जिसका हमने फिगर बना के समझाने की कोशिश किया है, और आंसर था इसका वन ए था, हाँ ए था 1 मिलियन। ठीक है ना, ए था, सी था, ठीक है, आंसर था सी में था 1 मिलियन, हमने मिटा दिया यहाँ पे वो। ठीक है ना, तो कुछ फिगर समझ में आए इसको, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में 37 दे रखा है, द क्यूबॉइडल इपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ। ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहाँ पे लाइनिंग बनाता है, इनमें से कहाँ पे मिलता है? पहला चॉइस दे रखा ऑसोफेगस, इंटेस्टाइन, सी स्किन, डी किडनी ट्यूबल्स। ठीक है, ऑसोफेगस जानते हैं, ये हम लोग का जो ट्रैक होता है जो माउथ से स्टमक को कनेक्ट करता है, वो ऑसोफेगस कहलाता है। इंटेस्टाइन पे स्टमक के अंदर का जो इनर लेयर कहलाता है इंटेस्टाइन। स्किन तो जानते हैं, किडनी ट्यूबल्स भी जानते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पिछला जो स्ट्रक्चर निफ्रॉन का बना रहे थे, उसमें ट्यूबल्स भी, कलेक्टिंग डक्ट्स भी होते हैं, उसमें ट्यूब्स की तरह भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे भी हमने निफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया उसमें, तो निफ्रॉन में हमने दिखाया कि बाउमान कैप्सूल्स एक पार्ट का नाम है,
दूसरा है ग्लोमेरुलस पार्ट का नाम है लूप ऑफ हेनले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये पूछ लेते हैं लूप ऑफ हेनले इज अ पार्ट ऑफ विच स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर में पार्ट है जिसका नाम है लूप ऑफ हेनले। तो इस तरह के भी बहुत सारे सवाल बनते रहते हैं। तो जो पार्ट्स हैं उसके जो नेमिंग है, जो लेवलिंग है, वो सारी चीज़ों को याद रखना है। कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं और वो एनसीईआरटी में ऑलरेडी बना हुआ है। या ग्लोमेरुलस कहाँ मिलता है, ग्लोमेरुलस कहाँ मिलता है, ठीक है, तो वो अलग अलग पार्ट्स के नाम लिख देंगे उसमें से, ऐसे भी पूछ सकते हैं। बहरहाल वो तो एक पिछला क्वेश्चन था, ये मैं अगला। क्यूबाइडल एपिथेलियल, ये जो टिश्यू है ये 9th क्लास में है। टिश्यू टिश्यू जो है ना 4 तरह के हैं, 4 टाइप्स के टिश्यू है। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं थोड़ी सी बातों को समझाता हूँ। ये किडनी ट्यूबल्स में मिलते हैं, ये क्यूबाइडल एपिथेलियम। मैं थोड़े से इसको डिटेल में समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं ये। देखिए टिश्यू जो है ना दे रखा हमारा 9th क्लास में, टिश्यू जो है ना 4 टाइप्स के हैं। जैसे दे रखा एक एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। इसी तरह दे रखा मस्कुलर टिश्यू दे रखा है, मस्कुलर टिश्यू, ठीक। नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ऑर्डर अलग हो सकता है। नर्वस टिश्यू है, नर्वस सिस्टम में जो काम करता है वो नर्वस टिश्यू होता है। इसी तरह से दे रखा कनेक्टिंग टिश्यू भी होता है, ब्लड जैसे ब्लड में कनेक्टिंग टिश्यू, ब्लड जो है ना एक कनेक्टिंग टिश्यू है। तो ऐसे 4 तरह के टिश्यूज होते हैं और अलग अलग बॉडी में अलग अलग पार्ट में अलग अलग फंक्शन की वजह से वो अलग अलग बॉडी के पार्ट में उनका रोल होता है। अब यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू भी कई तरह के हैं, एपिथेलियल टिश्यू भी कई तरह के हैं, मैं उसके नाम बता रहा हूँ। इसको इसे मैं मिटा देता हूँ और एपिथेलियल टिश्यूज के नाम बता रहा हूँ, उसमें फिर मैं आ जाऊँगा क्यूबाइडल एपिथेलियल का। तो पहले मैं एपिथेलियल टिश्यू का नाम बता रहा हूँ, इसको मैं इसे मिटा रहा हूँ। एपिथेलियल टिश्यू बताते हैं, एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यूज, इसके भी कई सारे टाइप दे रखे। जैसे पहला दे रखा है स्क्यूमस, स्क्यूमस एपिथेलियम, एपिथेलियम, स्क्यूमस एपिथेलियम। दूसरा दे रखा है इसमें स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तीसरा दे रखा है ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। चौथा दे रखा है कोलमनर एपिथेलियम। पांचवा दे रखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम, एपिथेलियम। एंड 6 दे रखा जैसे क्यूबाइडल, क्यूबाइडल, क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है ना। तो ऐसे ये 6 टाइप के एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम भी है। लेकिन इसमें बोला है कि क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ मिलता है इनमें से, ये भी है एपिथेलियम ही है, एपिथेलियम टिश्यूज है, लेकिन ये अलग अलग है, अलग अलग बॉडी के पार्ट में मिलते हैं। क्यूबाइडल का क्या बताया कि ये मिलता है कहाँ कहाँ मिलता है, इसको मैं एक तो किडनी ट्यूबल्स में मिलता है और कहाँ कहाँ मिलता है वो मैं बता दे रहा हूँ कि ये तो क्यूबाइडल एपिथेलियम इस चॉइस के हिसाब से किडनी में मिलता है। इसके अलावा ये और कई जगह मिलता है, इसका क्या फंक्शन होता है वो मैं बता देता हूँ। इसे मैं मिटा दूँ मैं, ठीक है, समझ में आ गया। एपिथेलियम भी 6 टाइप्स के है इस तरह से, ठीक है। टिश्यू क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये इसका कहाँ कहाँ इसका मिलता है और कहाँ कहाँ मिलता है, तो बोला ग्लैंड्स, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स,
डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। इसमें कुछ नाम दे रखा, जैसे पैंक्रियाज है, उसमें मिलता है ये, पैंक्रियाज है, या फिर सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है ना, वहां मिलता है। किडनी ट्यूबल्स में, इसके बाद कवर्स ऑफ ओवरी में, ओवरी तो जानते हैं फीमेल पार्ट है ये, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग ओवरी बोलते हैं। तो उसका कवर्स जो है ये एपिथेलियम का बना होता है, क्यूबाइडल एपिथेलियम का बना होता है, ठीक है। ये तो हमारा दे रखा कहाँ कहाँ मिलता है इसका बॉडी में, और कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे किडनी ट्यूबल्स के साथ साथ और कहाँ कहाँ मिलता है। इसका फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है उसका बता देता हूँ, कौन कौन सा ये फंक्शन को परफॉर्म करता है, ये मिटाता हूँ मैं, ठीक है। सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ग्लैंड्स। एक तो ये काम होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन इन किडनी, ये दो मेन काम दे रखा है ये क्यूबाइडल एपिथेलियम का, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने बताया क्वेश्चन नंबर 37, क्या बताया, क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम एक तरह का टिश्यू है, और टिश्यू हमने लिखा कि चार तरह के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और ये एपिथेलियम टिश्यू। ये चार तरह का टिश्यू होता है। एपिथेलियम टिश्यू जो है ना खुद 6 तरह के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड है, और स्क्यूमस बताया, और कोलमनर बताया, ग्लैंडुलर है, ठीक है, सिलिएटेड है, क्यूबाइडल है। क्यूबाइडल जो एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबाइडल टिश्यू जो है वो बहुत ही सिंपल टिश्यू होता है, बॉडी के कई सारे पार्ट्स में मिलते हैं, जैसे हमने बताया कि किडनी के अंदर मिलते हैं, साथ ही पैंक्रियास में मिलते हैं, और स्लेवरी ग्लैंड में भी मिलते हैं ये, ठीक है। इसका फंक्शन दे रखा सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ग्लैंड्स, यानी ये सिक्रेट करता है, जो एंजाइम्स है या हार्मोन्स है उनको सिक्रेट करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फिल्ट्रेशन, किडनी के अंदर फिल्टर होता है, हमने बताया किडनी का फंक्शन जो होता है फिल्टर करता है, तो फिल्ट्रेशन में भी फिल्ट्रेशन में काम करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37, क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ पे मिलता है। हमने इसके अलावा कहाँ मिलता है ये तो बताया, साथ ही इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से सवाल का जवाब भी याद करिए, और साथ ही हमारे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको भी ध्यान करिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी कभी भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। ये 38 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या है ये, द सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल आर। सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनमें से कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स है जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे हम लोग सेल में दिखाते हैं कि सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, और उसके सेल में जो है, ये जैसे मान लो एक सेल है, तो यहाँ इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसके बाहर जो है साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे दूसरे पार्ट ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स होते हैं, गोल्गी बॉडीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल्स के फंक्शन में ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये लेकिन जितने भी इनके फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस, इस पूरे सेल का फंक्शन, ये जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर, वो हमारा जो क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम हम लोग ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ठीक, ऐसे जो इसके अंदर होता है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल भी है, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल भी हैं जिनके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है,
ठीक है, वो ही सवाल पूछा गया, द सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, उनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कौन कौन से ऑर्गेनेल है। ये चॉइस में दे रखा, पहला माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइऑक्सिसोम्स, दूसरा दे रखा माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स, सी माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, और डी दे रखा माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी एपरेटस। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और अक्सर ये पूछते रहता है छोटे बड़े सभी टेस्टों में कि सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेल है जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल है और वो सेमी ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस मतलब वो अपना खुद जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से अपने ज़रूरत के प्रोटीन खुद बना लेते हैं, उन्हें सेंटर के इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आएगा फिर बनाएंगे, ऐसा ऐसा पूरी फुल्ली तौर पे उसको डिपेंड नहीं होना पड़ता, वो खुद ज़रूरत के हिसाब से अपने प्रोटीन को बना लेते हैं। तो उनके अंदर जो है बहुत सारे ज़रूरत के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए राइबोसोम्स होते हैं जो अपना प्रोटीन को बनाते रहते हैं। तो ये दे रखा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पता तो है क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी को बनाता है, ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और उसकी वजह से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बताते हैं कि जो हम लोग का ग्लूकोज जो होता है, जो डाइजेस्टेड जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्टेड फॉर्म होता है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज ब्लड के जरिए सेल में पहुंचता है और जब सेल में पहुंचता है सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, फिर वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे ऑक्सीजन भी पहुंचता है जो रेस्पिरेशन के थ्रू ब्लड के जरिए पहुंचता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज भी पहुंचता है और साथ ही ऑक्सीजन पहुंचता है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दे रखा है ये, ठीक है ना। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसके अंदर आते हैं ग्लूकोज, ये अंदर आते हैं इसके, इधर से आते हैं ऑक्सीजन O2 इसमें आता है, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स की वजह से ऑक्सीडेशन होता है और इधर जो है ना ATP बन के निकलता है, ठीक है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बन के निकलता है। इसके अंदर अपना डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होते हैं, डीएनए इनका अपना होता है प्लस राइबोसोम होते हैं, ज़रूरत के सब नहीं होते मगर पार्शली ये अपना राइबोसोम्स ये प्रोटीन बनाने में काम करते हैं। तो इस तरह से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेमी ऑटोनोमस है, सेमी मतलब आधा, सेमी ऑटोनोमस, ये फुल्ली तरह से इंस्ट्रक्शन पे न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं होता, खुद ज़रूरत के हिसाब से अपना कर लेता है। इस तरह से प्लास्टिक भी होता है, प्लास्टिक प्लांट के अंदर मिलता है और उसके अंदर भी अपना ज़रूरत के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो उनको सेंट्रल के बजाय भी अपने आप से वो अपना बना लेते हैं, ज़रूरत के प्रोटीन जो उनको ज़रूरी होता है खुद से बना लेते हैं। तो ये बताया कि कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं जो अपना जेनेटिक मटेरियल रखते हैं। ये 38 क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। कितनी बात सुन में आई? तो ये याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। अब इसके आगे दे रखा है 39 नंबर, क्वेश्चन नंबर 39, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है।